नमस्कार दोस्तों, आप तमाम लोगों का छलांग क्लासेस में ढेर सारा स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग पॉलिटी क्लासेस की शुरुआत पिछले 3 क्लासेस में किया था। पिछले क्लास में हमने जो है पॉलिटी के सिलेबस को डिस्कस किया। उसके बाद संविधान से रिलेटेड संविधान बनने की प्रक्रिया को देखा, किस तरह से कितने लोगों ने उसमें भाग लिया, कहाँ कहाँ से कौन से लोग आए हुए थे, इन सब चीज़ों को हम लोग देखे। जैसा कि मैं आपको पहली क्लास में ही बताया कि हम लोग एक चैप्टर में कम से कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लगाएंगे और उस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो लगभग आज के क्लास में हम लोग संविधान निर्माण से रिलेटेड और संविधान की विशेषताओं से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको देख के आज खत्म कर लेंगे। और कल की क्लास में हम लोग प्रस्तावना से शुरू करेंगे, लगभग 1 क्लास प्रस्तावना। उसके बाद हम लोग संविधान के भाग 1 से देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है, आप लोग जानते हैं कि लगभग संविधान से रिलेटेड जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं, उन चीजों में जो संविधान बनने की प्रक्रिया है उसमें सारा चीज फैक्ट्स है, तो उसको ज्यादा समझाया नहीं जा सकता है, तो उनको आपको याद ही करना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर्स के द्वारा आपको बहुत सारा ट्रिक्स देखने को मिलता है और हम पाते हैं कि कई जगह ट्रिक्स आपके काम नहीं आता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं और जब आप प्रेशर में होते हैं तो उस समय आप ट्रिक्स को नहीं याद कर पाते हैं। तो आप तमाम लोगों के लिए, आप सभी लोग जो देख रहे हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा यही होगा कि आप लोग इसे स्वेच्छापूर्वक आराम से रट ले, उसे याद कर ले और 2 3 4 बार 5 बार अगर इसे आप लगातार देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे या इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है उसको देखेंगे या फिर आप अपना नोट्स बना लेंगे उसको देखेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पॉलिटी से रिलेटेड, मतलब कि हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, प्रारूप समिति बना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, और भी जो है 8 मुख्य समितियां थी, 13 अन्य समितियां थी, उन सबको हम लोगों ने देखा। आज हम लोग संविधान के प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे और इसके बाद हम लोग अगली क्लास से असल में भारतीय संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे और समझने की प्रक्रिया वहीं से शुरू होगी। तो जो आपको 2 क्लास में लगभग रटने रटाने फैक्ट्स जैसी चीजें मिल रही होंगी और आप उससे परेशान हो रहे होंगे कि इसमें क्या ही समझाया जा रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें वैसे भी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको समझाया जा सके। जिसमें जो कोई भी थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स है मैं उसको समझा दे रहा हूं, लेकिन इसमें ज्यादातर चीजें इन 2 क्लासेस में आपको रटने वाले ही मिलेगी और उसे आपको याद ही करना पड़ेगा। और लगभग एग्जाम में इन चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें और इसे अपने नोट्स में ऐड कर लें, इससे आपको फायदा होगा। तो हम लोग संविधान की रूपरेखा को देख रहे थे, इसी क्रम में हम लोगों ने संविधान से रिलेटेड बहुत सारे चीजों को देखा। आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से संविधान की जो है बनने की प्रक्रिया में हम लोग देखते हैं कि संविधान में शुरुआत में कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी और बाद में वो अनुसूचियां बढ़ के कितनी हो गई, अनुसूचियां क्यों बढ़ाई गई, अनुच्छेद को क्यों बढ़ाया गया, इस चीजों को भी हम लोग समझेंगे। तो भारतीय संविधान की विशेषता से हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग तमाम चीज देख चुके थे और आज हम लोग देखना शुरू करते हैं और देखते हैं कि 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगे को अपनाया गया। तो हम लोग याद रखेंगे कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। साथ ही 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। 24 जनवरी को इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 284 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किए, जिनमें से 15 महिलाएं शामिल थी। तो हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान पे 24 जनवरी 1950 को जो है हस्ताक्षर हुई। जब अंतिम बैठक हुई तो उसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर की और 284 लोगों में कई बार पूछा जाता है कि महिलाएं कितनी थी, तो महिलाएं टोटल 15 थी। कई जगहों पे, कई स्रोतों से मुझे ये भी देखने को मिला है, जैसे खान सर का जो है पॉकेट जीके है, उसमें हम लोग देखे कि
8 महिलाओं का जिक्र है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संविधान सभा में टोटल 15 महिला थी और जो है हस्ताक्षर 8 महिलाओं का हुआ होगा। तो आप लोग इसको एक बार चेक भी कर लें। और एग्जाम में अगर पूछा जाए कि संविधान सभा पे हस्ताक्षर करने में कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाओं का ऑप्शन अगर आपका आएगा तो सही होगा, या फिर 8 होगा तो वो सही होगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। तो जो है हम लोगों ने ये देख लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया, स्वीकार किया गया और अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान स्वीकार किया गया तो पूर्ण रूप से उसे स्वीकार नहीं किया गया। 26 जनवरी हम लोग जानते हैं कि 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से अपनाया गया। उसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 26 जनवरी को जो है संविधान को अपनाया गया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बना तो उसके साथ ही कुछ अनुच्छेद जो है, जिसमें से टोटल लगभग 16 अनुच्छेद हैं, जिसे संविधान को अंगीकृत करते ही यानी 24 नवंबर को ही जो है अपना लिया गया है। वो अनुच्छेद आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये तीनों आर्टिकल आप देख रहे होंगे कि ये तीनों आर्टिकल जो है नागरिकता से रिलेटेड है। उसके बाद अलावा हम लोग देखते हैं आर्टिकल 60 है, आर्टिकल 324 है, 367 है, 368 है, 379 है, 380 है, 388, 391, 392, 393 और 394 इसी दिन लागू हो गया। तो हम लोग इसको समझते हैं कि इतने अनुच्छेदों को क्यों लागू कर दिया गया। तो दोस्तों देखते हैं कि जब संविधान लागू हुआ तो उसके साथ ही कुछ प्रक्रियाएं सतत चलते रहनी थी। उसके लिए हम लोग रुक नहीं सकते थे। तो कुछ जो है आर्टिकल्स को लागू करना पड़ा। जैसे नागरिकता से रिलेटेड उस समय बहुत सारी चर्चाएं संविधान सभा में चल रही थी कि भारत का विभाजन हुआ, बहुत सारे लोग भारत से बाहर गए, बहुत सारे लोग जो है हिंदू जो है पाकिस्तान से भारत की ओर आए। तो उनमें से कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, कौन से लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे, या फिर भारत में नागरिक होने के लिए क्या क्या पात्रता होगी, इन सब चीजों को लेके जो है बहुत ज्यादा द्वंद्व नहीं रखने के लिए इन सब कानूनों को लागू किया गया। उसके बाद चुनाव होना था, अन्य चीजों को संवैधानिक तरीके से कराने के लिए इन सब अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये सब अनुच्छेद जो लागू हुआ तो ये 24 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया। और साथ ही साथ जो है हम लोग ये भी देखते हैं कि 26 नवंबर से हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जिसका शुरुआत जो है हमारी अभी की वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा 2015 से जो है प्रारंभ किया गया। 2015 से हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसी फैक्ट्स में हम लोग देखते हैं 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। तो पूछेगा कि राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया, तो हम लोगों का जवाब होगा कि 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उसके अलावा आपने पिछली क्लास में ये देखी है कि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया, तो इसे आप लोग कमेंट में लिख दें कि राजेंद्र प्रसाद को, मैंने पिछली क्लास में ही आप लोगों को पढ़ा दिया है कि कब चुना गया। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक जब थी तो दूसरी बैठक में जो है तत्कालीन अध्यक्ष जो बने थे उनके स्थान पे चुनाव करके संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो कब बनाया गया इसे आप लोग कमेंट में लिख दें। साथ ही साथ आप ये भी जान लें कि 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा को किन किन लोगों ने लिखा। तो संविधान सभा के सुलेखाकार जो है आप देखते हैं कि प्रेम नारायण बिहारी रायजादा है, जो कि संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी में लिखे।
तो अंग्रेजी में संविधान की मूल प्रति किसने लिखा? तो प्रेम बिहारी रायजादा जी ने लिखा। वहीं संविधान की हिंदी में अनुवाद और संविधान को हिंदी में किसने लिखा? तो बसंत कुमार वैद्य जी ने। तो इन दो फैक्ट्स को भी आप लोग ध्यान में रखें कि संविधान के सुलेखाकार कौन है, मूल सुलेखाकार। तो संविधान के मूल सुलेखाकार जो अंग्रेजी में संविधान को लिखा तो वो है प्रेम बिहारी रायजादा जी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, और संविधान के को हिंदी में लिखने वाले हैं बसंत कुमार वैद्य जी। आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान के पन्नों को आप लोग, संविधान के असली प्रति को आप लोग देखिएगा तो उसमें कुछ सजावटी कार्य भी किए गए, उनमें कुछ तस्वीरें उकेरी गई। तो ये सजावटी कार्य किसने किया? तो आप लोग देखेंगे कि ये सजावटी कार्य नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जी के द्वारा किया गया। तो आप लोग इसे भी ध्यान में रख लेंगे। एक बात और दोस्तों, ये नोट्स में आप लोग लिख लें कि हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान को और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो 24 जनवरी को राष्ट्रगान को अपनाया गया और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। वहीं राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो आप इसे भी ध्यान में रख लें। बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत लिखते हैं। हमारा राष्ट्रगीत क्या है? तो वंदे मातरम है। इसे भी आप लोग नोट्स कर ले। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम, जो आप लोगों ने पहली क्लास में प्रार्थना के वक्त पढ़ा होगा। कई बार हम लोग के यहाँ असेंबली में ये गीत गाया जाता था और जाता है भी। और राष्ट्रगान क्या है? तो जनगण मन। तो राष्ट्रगान की अवधि कितने देर की है? कई बार ये भी पूछ देता है। तो 52 सेकेंड की अवधि है। तो 52 सेकेंड में आप अगर राष्ट्रगान को गाना शुरू करते हैं तो जो है राष्ट्र के सम्मान में आप उसे ध्यान रखते हैं कि ये बहुत ज्यादा देर तक ना खींचे। तो 52 सेकेंड में ही संपूर्ण राष्ट्रगान को पढ़ना होता है। तो हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रगान के रिलेटेड कि राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। और राष्ट्रगान के गाने की अवधि जो है 52 सेकेंड की है। और राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया और राष्ट्रगीत क्या है हमारा? वंदे मातरम। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो संविधान सभा के प्रतीक चिन्ह के बारे में कई बार पूछ दिया जाता है। तो संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी है। तो संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हम लोग हाथी को देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्माण के दौरान संविधान सभा के सलाहकार जो है BN राव जी को नियुक्त किया जाता है। तो संविधान सभा के मुख्य सलाहकार कौन है? BN राव जी संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के मुख्य सलाहकार हैं। संविधान सभा के कमेटी हाउस के अध्यक्ष हैं पट्टाभी सीतारमैया जी। तो संविधान सभा के हाउस कमेटी के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया जी हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा में जब संविधान लागू हो रहा था तो उस समय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने थे? तो उस समय संविधान में कुल अनुच्छेद आर्टिकल्स जो थे वो 395 थे। संविधान का टोटल जो है भाग 22 भाग था और टोटल 8 अनुसूचियां थी। वहीं जब हम लोग देखते हैं 2019 के बाद जो है हम लोगों के संविधान में की अभी वर्तमान की स्थिति हम लोग देखते हैं तो टोटल 470 आर्टिकल्स हैं संविधान में। अभी गिनती से अगर गिना जाए कि टोटल 470 आर्टिकल्स है। कई बार आप लोग देखिएगा कि संविधान की प्रति में 395 पर ही आर्टिकल्स अभी भी खत्म हो जाता है। लेकिन फिर आप पूछिएगा कि ये 470 प्लस आर्टिकल कहां से आ जाता है? तो आप देखेंगे कि कई बार संविधान संशोधन होता है। और ये संविधान संशोधन क्यों होता है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब भारत का संविधान बनता है तो भारत का संविधान जिस समय बनता है उस समय कि भारत की स्थितियां कुछ और होती है। जैसे जैसे भारत अपनी स्थितियों को सुधारता है, भारत के लोगों में वैचारिक और जो है व्यवहारिक परिवर्तन आता है, तो उसके साथ ही हमारी सरकारों को संविधान में भी कुछ बदलाव करने की अनुमति है। संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान सभा, हमारे जो है संसद में जो है
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा के मेंबर बैठते हैं, वो चीजों पे बहस होती है और बहस के बाद हमारा संविधान संशोधन होता है। तो संविधान संशोधन जब हमारी सरकार को और अन्य लोगों को लगता है कि भारत में अब कुछ चीजों के मायने बदल गए, उस समय से 1950 में किसी चीज को लेकर कोई और स्थिति थी, लेकिन अब वो स्थिति बदल गई है, तो हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं। संविधान में संशोधन करके कुछ चीजों को जोड़ा जाता है तो कुछ चीजों को हटाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप संविधान के असली प्रति को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है 395 के अंदर ही अन्य चीज को सब क्लॉज और क्लॉज में डाल के जोड़ा गया है। इसी कारण से जब आप इन चीजों को ऐड करेंगे तो वो अभी 470 प्लस के आंकड़े तक पहुंच गया है, जो कि संविधान के लिए और संविधान को जो है कि वो रेलिवेंट बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। चूंकि अगर हम लोग संविधान में संशोधन नहीं करेंगे तो हमें जो है हर कार्य को पिछले पुराने तरीके से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को लेके कानून से बंध जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें संविधान में कुछ चीजों को जोड़ना पड़ता है। तो इसे हम लोग जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो इसे समझेंगे। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि संविधान में अभी की स्थिति अगर देखा जाए तो 1949 और अभी की स्थिति में शुरुआत में जो है 395 अनुच्छेद होता है, लेकिन अब जो है टोटल अनुच्छेदों की संख्या, आर्टिकल्स की संख्या 470 से अधिक है, 470 प्लस है। भाग टोटल उस समय हम लोगों ने देखा, जिस समय हमारा संविधान बना तो टोटल भाग हम लोगों का जो है 22 था और अब टोटल भाग की संख्या 25 हो चुकी है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब संविधान सभा का संशोधन होता है, संविधान सभा के 42वें संशोधन के बाद जो है हमारे भाग 4 में जो है भाग 4A को जोड़कर एक स्वतंत्र भाग बनाया जाता है और स्वतंत्र भाग बनाया जाता है। उसके बाद भारत के लोगों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया जाता है। भारत की सरकारों को लगता है कि भारत के लोगों को अब अपने भारतीय होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, अपने देश की, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए कुछ उनकी अपनी जिम्मेदारी, मौलिक कर्तव्य का निर्धारण होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन के माध्यम से जो है भाग 4A को जोड़ दिया जाता है और उसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों करीब करीब आज से 4 क्लास बाद हम लोग, लगभग 4 नहीं, कम से कम 7-8 क्लास बाद हम लोग मौलिक कर्तव्यों को भी देखेंगे कि 11 मौलिक कर्तव्य क्या है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया, तो फिर हम लोग आते हैं संविधान लिखित या मौखिक। तो सबसे बड़ी बात है, कई बार ये होता है कि कई बार हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि हम लोग देखते हैं कि संविधान जो है किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र को अच्छे से कानूनी रूप से चलाने के लिए उसकी व्यवस्था को अच्छे सुदृढ़ तरीके से चलाने के लिए एक नियमों का जो है समूह होता है। तो हमें लगता है कि कई बार उन नियमों के समूह को लिखा हुआ होना भी ही आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग देखते हैं कि भारत और अमेरिका में तो लिखित संविधान है। हम लोग देखते हैं कि अमेरिका हम लोगों से पहले अपना संविधान बनाया और वो लिखित संविधान बनाया, और हम लोग भी अमेरिका को ही फॉलो करते हुए अपना लिखित संविधान बनाए। लेकिन हम लोग वही देखते हैं कि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अलिखित संविधान क्या होता है, कैसे किसी को पता चलेगा कि किसी चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति किसी तरह का की घटना कर देगा, किसी तरह का जो है असंवैधानिक कार्य कर देगा, तो उसे किस तरह से सजा दी जाएगी, या फिर कैसे पता चलेगा जब वो लिखा हुआ ही नहीं रहेगा, तो वो लोग कैसे समझेंगे कि किन चीजों के लिए उनके संविधान में क्या प्रावधान है। तो आप लोग बस जानकारी के लिए जान लीजिए कि ब्रिटेन के संविधान में जो है परंपराओं के आधार पे कि पीछे से जो चलता आ रहा है उसमें कुछ सुधार होते रहते हैं, लेकिन पीछे से जो चल रहा आ रहा है, किस केस में किस तरह से कोर्ट क्या सजा दी है, उन परंपराओं के आधार से फैसले होते हैं। तो वो एक लिखित संविधान नहीं है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान केस स्टडीज के माध्यम से चलता है कि पिछली बार
सेम कार्यक्रम, सेम प्रकार के कृत्य करने के लिए किसे कौन सा सजा या कौन सा इनाम दिया गया। तो ब्रिटेन में मौखिक संविधान है, भारत और अमेरिका जैसे देश में लिखित संविधान है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। कई बार हम लोग देखते हैं, कहा जाता है कि भारत का संविधान एक बहुत बड़ा संविधान है। तो भारत का संविधान एक बहुत बड़ा संविधान है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारा भाग है। इसके अलावा अंतिम में अलग से अनुसूचियां जोड़ दी गई हैं। तो इसकी क्या आवश्यकता थी? तो इसको समझने के लिए भी हम लोग देखते हैं कि इसकी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारा देश जो है भारत, जैसे हमारे पड़ोसी देश देख लें, नेपाल है तो, और श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इन सब देशों से क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है कि अपना सीमा ज्यादा बड़ा है भारत का। और साथ ही साथ देखते हैं भारत विविधताओं का देश है। भारत में तमाम धर्मों का समान सम्मान है, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, हम इसमें प्रस्तावना में पढ़ेंगे कि भारत में जो है धर्म निरपेक्षता की बात कही गई है। धर्म निरपेक्षता है, ईश्वर को मानने ना मानने का अलग अलग पैमाना है। किसी भी धर्म की, किसी भी जाति का, किसी भी रंग भेद का, किसी भी प्रकार से संविधान पर कोई प्रभाव नहीं है। तो इन सब चीजों को, इस विविधता को एकता में बांधने के लिए तमाम नियमों को बनाना पड़ा, ताकि किसी भी व्यक्ति के द्वारा भारतीय संविधान को, भारतीय व्यवस्था को जो है किसी गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जा सके। कोई लोग अपनी जो है शक्ति के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कमजोर वर्ग की व्यक्ति हो, उसे दबा ना सके। हम लोग देखते हैं कि भारत में जनजातीय समूह भी है, तो ऐसी स्थिति में हमें जनजातियों के लिए भी अलग से कानून बनाने पड़े। हम लोग देखते हैं कि कई लोग सांस्कृतिक रूप से बहुत सिमटे हुए लोग हैं, पहाड़ियों में रहते हैं, उनकी संस्कृति को बचाना भी भारत के संविधान की ही जिम्मेवारी थी। तो उनके जो है संस्कृति को बचाने के लिए भी अलग से हमें संविधान का निर्माण करना पड़ा, संविधान में कुछ चीजें बढ़ानी पड़ी। तो इसीलिए हमारे संविधान में इतने ज्यादा अनुच्छेद हैं। कुछ लोग हैं जैसे महिलाएं हैं, कुछ शारीरिक रूप से जो है दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो उन लोगों के लिए भी, उन लोगों की सुरक्षा के लिए भी सरकार को कुछ प्रावधान करने पड़े, ताकि जो है किसी भी दिव्यांग लोगों को कम मौका ना मिले। कई बार हम लोग देखते हैं कि अन्य जाति के लोग, जैसे अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन्हें वर्षों से जो है हमारे समाज में एक दोयम दर्जे के रूप में देखा गया, उन्हें दबाया गया। ऐसी स्थिति में वो अपने भारत में अपनी स्थितियों को मजबूत नहीं कर पाए, सरकारी खेमे में वो अपनी बहुत अच्छी पैठ नहीं बना पाए। तो उनके लिए कुछ अधिकार भी सुनिश्चित करने थे, कुछ जो है आरक्षण आदि भी देने थे। तो इन्हीं सब चीजों के कारण हमारा संविधान इतना बड़ा हो गया। तो हमारा संविधान इतना बड़ा होना, हमारे संविधान का इतना बड़ा होना, ये हमारे संविधान की निगेटिविटी नहीं है, ये हमारे संविधान की पॉजिटिविटी है। हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान बनाने में, हमारे संविधान में बहुत सारे जो है कानून को जानने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि आज संविधान का बना हुआ लगभग 1950 के बाद हम लोग देखते हैं आज 2025 आ गया है, 75 वर्ष से ऊपर होने चले हैं, और अभी तक हमारा संविधान और हमारा देश संविधान के अनुसार चल रहा है। वहीं हम लोग देखते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में आए दिन सैनिक शासन आ जाता है, विद्रोह हो जाते हैं बहुत बड़े। तो ये उनके संविधान बनाने और संविधान की कमियां हैं। वो लोग इस बात से भले ही खुश हो सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत जल्दी अपना संविधान बना के खत्म कर लिया, बहुत कम अनुच्छेद रखे, बहुत कम भाग रखे, बहुत कम अनुसूचियां रखी, अलग अलग देशों के संविधान से बहुत कम चीजों को लिया। तो इन चीजों से वो लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन
इसी का दुष्प्रभाव हम लोग देखते हैं कि वो लोग स्वतंत्र रूप से संविधान तो बनाते हैं, लेकिन ये संविधान बहुत दिनों तक उनके साथ चल नहीं पाता है, उनका साथ नहीं दे पाता है। हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान, पाकिस्तान के कोई भी प्रधानमंत्री, लगभग एक दो प्रधानमंत्री को छोड़ दिया जाए, मुश्किल से मेरे समझ से सिर्फ, अगर जैसा मैं सही याद कर पा रहा हूं, तो मात्र एक प्रधानमंत्री को छोड़ दिया जाए तो कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं कर सकता है। वहीं हम लोग देखते हैं कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लगातार अपना 3-3 टर्म पूरा कर लेते हैं। वहीं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी टर्म को पूरा कर चौथी टर्म में जाने की तैयारी में भी हैं। तो ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि हम लोग इतने अच्छे तरीके से अपने संविधान के अनुसार अपने देश को चला रहे हैं। तो इसे हम लोग पॉजिटिविटी के तरीके से लेंगे, ये हमारा निगेटिविटी नहीं है। तो दूसरे तरफ से हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा में कई बार लोगों का ये कहना होता है कि हम लोगों ने देखा कि कई बार हमारे संविधान में लिखा है कि, संविधान में नहीं लिखा है, सॉरी, हम लोग पढ़ते हैं कि भारत के संविधान बनाने वाले लोगों ने, संविधान का ज्ञान रखने वाले लोगों ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, और 60 देशों के संविधान को अध्ययन करने के बाद जो है उनमें से अच्छी अच्छी चीजों को ढूंढकर संविधान को बनाया। कई बार जो है इस पे निगेटिव कमेंट करने वाले लोग जो है कई बार कह देते हैं कि भारत का संविधान जो है भीख में ली गई एक टोकरी है। कई बार लोग निगेटिविटी में ये कह देते हैं कि जो है भारत का जो संविधान है ऐसे ही बन गया, दूसरे देश से कुछ लेके हम लोग संविधान बना लिए। लेकिन दोस्तों, इस बात में हमें एक छोटी सी बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हमने बिना सोचे समझे किसी के टोकरी से कोई फल निकाल लिया, या फिर मैंने पहले उसकी जो है उसके बारे में जाना कि क्या ये हमारे संविधान के लिए सही होगा। हमारे जीवन में भी देखते हैं कि हर बार आपको कुछ सीखने के लिए खुद चोट खाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप किसी दूसरे को भी किसी पोल में टकरा के चोट खाते हुए देख के ये समझ जाते हैं कि अब हमें इस रास्ते से नहीं जाना है। तो इसी तरह भारत के संविधान बनाने वाले व्यक्तियों ने ये देखा कि किस देश में कौन सा संविधान, कौन सा नियम अच्छे तरीके से उस देश को चलाने में अपनी भागीदारी निभा रहा है, और उसके बाद हम लोगों ने उस संविधान की टोकरी से 1-2 नियम निकाल के अपने संविधान में डाल लिया जो कि हमारे लिए फायदेमंद है। तो इसे हम लोग भीख की टोकरी कहने के जगह अपने लिए समझदारी से भरी हुई टोकरी कहेंगे। हम लोग समझदारी से जहां जहां से हमें जो चीज पसंद आई, जैसे हमें अमेरिका जैसे संविधान से जो है अध्यक्षीय प्रणाली जो है राष्ट्रपति ही देश का प्रमुख होगा, पसंद नहीं आया, हमने नहीं लिया। हमें ब्रिटेन का जो है क्या कहते हैं संसदीय प्रणाली समझ में आया, वो लिया। वही ब्रिटेन का राष्ट्रपति जो है वंशानुगत बन रहे थे, तो हमें वंशानुगत राष्ट्रपति नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था एक गणतंत्र देश। और हम लोग जानते हैं कि गणतंत्र देश को बनने के लिए, जब हमारा देश गणतंत्र बनेगा, तो गणतंत्र बनने के लिए ये जरूरी है कि हमारे देश का प्रमुख जो है जनता के द्वारा या निर्वाचित होना चाहिए। और हम लोगों ने अपने राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष माध्यम से कराया, और हम लोग ने अपने लिए राष्ट्रपति को गणतांत्रिक तरीके से चुना और चुन के अपने देश का प्रमुख बनाया। तो इन चीजों से आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कहीं से भी ऐसे आंख बंद करके कुछ चीजों को नहीं उठा लेते हैं। हम लोग जहां से कुछ चीज उठाते हैं इन समझदारी के साथ उठाए हैं कि क्या ये हमारे संविधान के लिए सही होगा। अगर हम लोग आंख बंद करके उठाते तो अमेरिका से राष्ट्रपति जो है शासन करेगा, राष्ट्रपति ही देश का प्रमुख होगा और राष्ट्रपति को ही जनता के द्वारा चुना गया, या तो ये चुन लेते, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ जो है ब्रिटेन के तरफ नजर रखते। तो ब्रिटेन के तरफ नजर रखते तो हमारे देश में एक प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुना हुआ होगा, लेकिन जो है हमारे देश के जो है राष्ट्रपति जो है वंशानुगत होंगे, तो ये चुन लेते। तो ऐसा हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग अपने देश के अच्छाई के लिए जो जो चीजों को चुने, वो चीज जो हमारे देश के लिए बेहतर है, अच्छा है, उनका चुनाव करके हम लोगों ने अपने संविधान का निर्माण कराया।
तो कभी भी आप लोगों से भी अनुरोध है कि ये ना कहे कि भारत का संविधान ऐसे ही किसी देश के जो है संविधान से चोरी किया हुआ चीज है या भीख की टोकरी है। ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत का संविधान हमारे यहाँ के बहुत ही अच्छे ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा अब संपूर्ण तरीके से जो है समझदारी से चुना गया एक एक आर्टिकल है, और जो हमारे संविधान को इतनी बड़ी देश और इतना बड़ा विविधता, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, जनजातीय समूह हैं, हिंदू में भी जो है अन्य जाति, अति पिछड़ी जाति, जनजाति जो है क्या कहते हैं, आप ले लेते हैं अनुसूचित जाति, उसमें भी अनुसूचित जाति में भी अनेक प्रकार की जातियां हैं। तो उन सब जातियों को भी जोड़ के आज तक हमारा देश इतनी सारी विविधताओं के बाद, भाषाओं की इतनी सारी विविधता, भारत में बिहार में अलग भाषा, एक बिहार में 3-3 भाषाएं, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका, इसके अलावा जो है गुजरात की अलग भाषा गुजराती, कहीं कन्नड़ बोला जा रहा है, कहीं तेलुगु बोला जा रहा है। इतनी सारी विविधताओं को अगर कोई एक किताब और उसका मात्र 470 आर्टिकल्स और अन्य चीजें 22-25 भाग अगर इसे बांध के रखने में सक्षम है, तो हमें आज 70 साल 75 प्लस साल बाद हमें अपने संविधान पे पूर्ण रूप से गर्व होना चाहिए। तो हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान में एक चीज और देखते हैं कि संविधान में कई बार हम लोग कहते हैं कि ये कौन सा अनुच्छेद, कौन सा जो है नियम कानून कहां से लिया गया। तो इन चीजों को भी हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारा संविधान बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। कई बार हम लोग देखते हैं कि जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 आने के बाद देखा कि वो हमारे भारत को ठीक से संचालित करने में बहुत सक्षम है। उसमें जो नियम कानून थे वो बहुत ही प्रभावी तरीके से देश को चला रहा था। तो उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी, जैसे संघीय तंत्र होगा, यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि हम लोग अमेरिका के तरह हम लोग अमेरिका के तरह भारत के राज्यों को स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं, उसे जो है अपना कानून नहीं बनाने दे रहे हैं। भारत का एक ही कानून होगा और उसमें राज्य भी रहेंगे और राज्य की अपनी भी कुछ स्वायत्तता होगी, लेकिन उसे देश से अपने मर्जी से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। तो हम लोग राज्यों का संघ जो है संघीय तंत्र लेते हैं 1935 भारत शासन अधिनियम से। राज्यपाल का कार्यकाल लेते हैं, न्यायपालिका हम लोग लेते हैं 1935 के शासन अधिनियम से। लोक सेवा आयोग लेते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से। आपातकालीन उपबंध लेते हैं और प्रशासनिक विवरण लेते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हम लोगों ने अपने संविधान में शामिल किया। उसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन का बहुत दिनों तक वो क्या कहते हैं 1757 हुआ। 1757 की प्लासी युद्ध के बाद लगभग ब्रिटेन जो है अपना क्षेत्र भारत में फैलाने लगे, अपना राजनीतिक प्रभुत्व देखने को मिला। उसके बाद जो है पहला चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट जो है 1773 में आता है और चार्टर एक्ट के द्वारा देखते हैं कि लगातार अंग्रेजों के अपने कानून धीरे धीरे भारत में थोपे जाने लगे। तो कई कानून हमें बाद में जब हम लोग के जो है संविधान के ज्ञानी लोग जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे नियम है जो ब्रिटेन के द्वारा भारत में लाया गया, उनमें से बहुत सारे चीज हमारे देश की संविधान को चलाने के लिए भी बेहतर था। तो जैसे संघीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, इन सब चीजों को जो है ब्रिटेन के संविधान से हम लोग अपनी संविधान में शामिल करते हैं। तो एक बार और आप लोग देख लें, अगर आप लोग लिख सकते हैं तो इसे लिख भी लें कि ब्रिटेन के संविधान से संघीय शासन,
लिया गया, विधि का शासन लिया गया, विधायी प्रक्रिया लिया गया, एकल नागरिकता लिया गया। एकल नागरिकता से मतलब ये है कि हमारे देश का नागरिक एक ही नागरिकता लेके बाहर देश में रहेगा, उसकी कोई दोयम नागरिकता नहीं होगी। अमेरिका के तरह राज्य की अलग नागरिकता और भारत की अलग नागरिकता होगी, ऐसी कोई प्रावधान भारत में नहीं है। भारत का व्यक्ति, हम भारत के लोग, अगर हमारे पास सिर्फ एक नागरिकता है तो हमें भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके अपना घर बनाने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, वहां जाकर जो है हमें रहने का अधिकार है। हालांकि कुछ क्षेत्र है जो बहुत ही सिमटी हुई जनजातियां हैं, जिनकी संस्कृति खतरे में है, तो उनको मद्देनजर रखते हुए भारत की सरकार ने कुछ क्षेत्रों पर रोक लगाई है। तो ये रोक तमाम देश के लोगों के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ताकि हम लोग वहां जाके उनकी संस्कृतियों को खराब ना कर दे। तो इन चीजों को लेके, या फिर बहुत सारा जंगल है जहां जो है हम लोग जाके खुद खतरे में ना पड़ जाए, तो रोका जा सकता है। इसके अलावा हम लोग भारत के किसी भी कोने में जाकर अपना रोजगार कर सकते हैं। जैसे हम लोग बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग आपको देखने को मिलेगा कि कई लोग दिल्ली में कार्य करते हैं, गुजरात में कार्य करते हैं, हरियाणा में कार्य करते हैं, तो उन्हें कहीं भी जाने का अधिकार है। जब वो अधिक पैसा कमा लेते हैं, उनके पास इतनी क्षमता हो जाती है कि वो उसी राज्य में रह सके, तो वो अपना घर भी लेते हैं और वहां रहते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार का रोक नहीं है। लेकिन अमेरिका का एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जमीन आदि लेने के लिए उनको नागरिकता लेना पड़ेगा। तो इन चीजों को भी हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया, तो इसे भी आप लोग लिख लीजिए। इसके अलावा हम लोग देखते हैं अमेरिका के संविधान से हम लोग क्या लिए, तो अमेरिका के संविधान से हम लोग मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, जो है सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज को जो है पद से हटाने की प्रक्रिया, और राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया जो है हम लोग अमेरिका के संविधान से लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आयरलैंड के संविधान से हम लोग जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति हम लोग जानते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन हम लोग जानते हैं, या फिर हम लोग राष्ट्रपति के को जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे कि किस तरह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, इसे भी हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस तरह से जो है मतों का विभाजन होता है। जैसे आम चुनाव में वोटों की गिनती होती है, उस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों की गिनती नहीं होती है, और इसका कारण भी अलग अलग है, जिसको हम लोग राष्ट्रपति के चैप्टर में ठीक से समझेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भी आयरलैंड से लिया गया, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है आयरलैंड से लिया गया। उसके अलावा निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से, राष्ट्रपति के में निर्वाचन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, और जो है राष्ट्रपति का राज्यसभा में जो मनोनयन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो लोगों का मनोनीत करना होता है, उसको जो है आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। तो इसे भी देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो है कनाडा के संविधान से लिया गया। हम लोग देखते हैं कि भारत में केंद्र को हमेशा मजबूत रखा गया है। जब हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची को तो देखेंगे 7वीं अनुसूची में जो है कानूनों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया। जैसे कुछ चीजों पे कानून सिर्फ केंद्र बना सकती है, कुछ चीजों पे कानून राज्य बना सकती है, तथा कुछ क्षेत्र जो है, कुछ कार्य जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के कानून दोनों मिलके बना सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि केंद्र के पास कुछ अधिक शक्तियां दी गई है, तो केंद्र को हमारे यहाँ मजबूत किया गया राज्य की अपेक्षा। राज्य को भी स्वायत्तता है, राज्य को भी स्वायत्तता है कुछ चीजों पे, कानून व्यवस्था आदि पे कानून बनाने का। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा राज्य व्यवस्था, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि केंद्र को ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। तो इसे भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं जो है केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा।
ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया। यहीं पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि केंद्र कैसे मजबूत है। तो केंद्र ऐसे मजबूत है कि केंद्र के द्वारा ही हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। और जाहिर सी बात है, मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के माध्यम से ये तय करता है कि कौन सा जो है किस राज्य का राज्यपाल कौन होगा, और राज्यपाल उस राज्य में राज्य का जो है संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं किस तरह केंद्र का प्रभाव अधिक होता है राज्यों से। तो इसे भी हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता जो है हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। सांसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। तो सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से हमारा क्या मानना है कि सांसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक से ये मानना है कि कई बार जब संविधान में किसी एक मुद्दे पे बहस होती है और लोकसभा और राज्यसभा के मध्य जब ठीक से सहमति नहीं बन पाती है, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदन को एक साथ लाने और विचार में एक मत्ता को लाने के लिए हमारा संविधान हमेशा ही ये प्रयास करता है कि भारत का जो कानून बने वो एक मत तरीके से बने, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्वीकृति हो। ऐसा नहीं है कि तानाशाही शासन है कि 5 लोग जो चाहे वही हो जाए। इसीलिए हम लोगों ने जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है संयुक्त बैठक को चुना कि अगर असहमति बन रहा है, अगर लोकसभा के लोगों को लग रहा है कि राज्यसभा में बैठे ज्यादातर लोग हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक संयुक्त बैठक होगा। संयुक्त बैठक में बातें होंगी और जब बातें होंगी तो ये तय होगा कि कौन क्या सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। तो ऐसी स्थिति में सहमति की स्थिति ज्यादा अच्छी होगी। तो इन्हीं सब चीजों के कारण जो है भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया। तो हम लोग देखते हैं कि जब भारत में आपातकाल लागू होता है तो कुछ आर्टिकल हम लोग जो कि पढ़ेंगे जो है संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में कि जो है मौलिक अधिकार को जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपातकाल के समय जो कि कभी भी स्थगित नहीं होने वाला अधिकार जो है लोगों के, भारतीय लोगों का जो मूल अधिकार है उसमें से भी कुछ अधिकार का स्थगन हो जाता है। तो ये इसलिए किया गया कि जब आपातकाल की स्थिति होती है, भारत की कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो ऐसे स्थिति में लोग बिना मतलब सड़कों पे इकट्ठा होकर ज्यादा उपद्रव ना करें, ज्यादा कानून के हाथ से बाहर चीजें ना हो। ऐसी स्थिति में लोगों को कई बार लगता है कि जो है राष्ट्रपति शासन आ गया, कानून व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है, तो कुछ लोग फायदा उठाने पे आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मूल अधिकारों का जो है फायदा उठाकर लोग कुछ ऐसी गलतियां ना करें या फिर कानून उसे संभालने में असक्षम ना हो। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए संविधान के द्वारा ये कहा गया है कि जो है जिस समय भारत में जो है आपातकाल की स्थिति होगी, तो आपातकाल की स्थिति के समय मूल अधिकारों का कुछ अनुच्छेद, कुछ 1-2 को छोड़ के बाकी सब स्थगित हो जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि सोवियत संघ के संविधान से हम लोग जो है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय है उसे लिए हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, इसे भी हम लोग देखेंगे। प्रस्तावना हम लोग कल देखने वाले हैं, तो आप लोग कल ही इसे देख पाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि फ्रांस से गणतंत्रात्मक लिए कि हम लोग का जो है राष्ट्रपति
जो है निर्वाचित होकर आएंगे। उसी तरह हम लोग प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता बंधुता के आदर्श को भी फ्रांस से ही लिए हैं, इसे भी हम लोग कल ही पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया। हम लोगों ने पहले ही बात की कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है, क्यों संविधान का संशोधन किया जाता है, इस पे तो हम लोग बात कर लिए। लेकिन जब संविधान संशोधन पे हम लोग बात करेंगे अलग से, तो हम लोग ये देखेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार सबसे पहले संविधान संशोधन के लिए बिल लाया जाता है, उस बिल को लोकसभा से या राज्यसभा से पास करा के उससे फिर अगर वो बिल लोकसभा में पास हो गया तो वो फिर राज्यसभा में जाएगा, या फिर वो बिल पहले राज्यसभा में आया तो राज्यसभा से पास होकर वो बिल लोकसभा में जाएगा, लोकसभा उसे पास कर देगी। अगर उसके अलावा बहुत प्रक्रियाएं हैं जो आराम से समझाऊंगा। तो अगर लोकसभा उसे पास कर देती है तो फिर वो बिल राष्ट्रपति के पास जाता है। इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं कि सोवियत संघ से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय है 3, इसे भी सोवियत संघ से लिया गया। आगे हम लोग देखते हैं कि फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना का जो है स्वतंत्रता समानता और बंधुता का आदर्श जो है फ्रांस से लिया गया। आगे हम लोग देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जैसा कि हमने बताया कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, इसे हम लोग जो है संविधान संशोधन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हम लोग देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन का जो है प्रक्रिया हम लोग जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लेते हैं। जापान में से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोग जापान के द्वारा लेते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के माध्यम से दोस्त हम समझते हैं कि किस तरह से अन्य अन्य देशों के संविधान के द्वारा भारत का इतना महत्वपूर्ण संविधान बना। हम लोग जानते हैं कि भारत इतना विविधतापूर्ण देश है, इतने सारे धर्म, इतनी सारी जातियां, जनजाति, जंगल में रहने वाले क्षेत्र, मैदानी भाग में रहने वाले लोग, पहाड़ों में रहने वाले लोग, उनकी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, इन सब को जोड़ के रखने का जो एक मजबूत कोशिश की गई हमारे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा कि सभी लोगों को, किसी को ऐसा ना महसूस हो कि उनके द्वारा जो है दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। तो इस चीज को हम समझते हैं। और कई बार जैसे कि हम लोगों के द्वारा कई बार जो है समाज में देखते हैं, कई लोग कहते हैं कि भारत का संविधान जो है दूसरे देशों के संविधान से भीख में जो है अनुच्छेदों को ले लेके एक टोकरी को भरा गया है। तो ये कतई सही नहीं है दोस्तों। हम लोग देखते हैं कि जिस तरह जो है भारत का संविधान जो है हमेशा किसी भी चीज को हम लोगों ने देखा कि दूसरे देश में ऐसा कौन सा नियम है जिससे उस देश को चलने और चलाने में सुविधाएं होती हैं, और उनकी उस सुविधा के अनुसार हम लोगों ने उस देश के अन्य प्रावधान को अपने देश के संविधान में शामिल किया है। तो हम लोग कतई ऐसा नहीं है कि किसी देश के संविधान के प्रावधान को ऐसे ही उठा के अपने संविधान में शामिल कर लिए। अपने देश के संविधान में उनके प्रावधान को शामिल करने से पहले हम लोगों ने बहुत विचार किया, और बहुत विचार के बाद जो हमारे देश की स्थिति के लिए सुटेबल था वैसी चीजों को हम लोगों ने अपने देश के संविधान में शामिल किया। ऐसा नहीं है कि हम लोग ब्रिटेन के संविधान को देख के सारा तमाम चीज जो है ब्रिटेन के संविधान से अपने संविधान में डाल लिया, या फिर यूएस अमेरिका के संविधान को देख के अपने संविधान में शामिल किया। हम लोगों ने चयनात्मक तरीके से जो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक चीजें थी, उनके माध्यम से हम लोगों ने अपने संविधान को बनाने का प्रयास किया। और हम लोग इस बात में सही साबित भी हुए, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उन्होंने भी संविधान बनाया, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश में
मात्र कोई भी जो है प्रधानमंत्री अपना एक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन फिर हम लोग जब भारत की ओर देखते हैं तो भारत के पहले प्रधानमंत्री ही अपने लगातार 3 कार्यकालों को पूरा करते हैं। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी अपने 3 कार्यकाल को पूरा करने के कगार पे हैं। 3 कार्यकाल मतलब पूरा करने के बाद चौथे कार्यकाल में जाने के लिए भी तैयार हैं। तो ये भारतीय संविधान की खूबसूरती है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत का संविधान किसी से उधार में ली हुई टोकरी नहीं है, बल्कि भारत का संविधान जो है हमारे सोच के द्वारा अपनाया गया चीज है, जो जिसे हम अपनी सोच के माध्यम से अलग अलग जगहों से लेकर अपना एक समृद्ध संविधान बनाने का प्रयास किया। तो इसीलिए भारत के नागरिक होने के नाते हमें हमेशा ही अपने संविधान पे गर्व होना चाहिए। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों अनुसूचियों के बारे में। मैंने आपको बताया कि भारत के संविधान के बनते समय 1949 में जो है भारत में कुल जो है अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन अभी भारत में कुल अनुसूची 12 है। तो 12 कौन कौन सी अनुसूचियां हैं हम उसको देखेंगे। तो प्रथम अनुसूची में शामिल है राज्य के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। प्रथम अनुसूची के माध्यम से राज्य के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाओं, इनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जब कभी पूछा जाएगा कि राज्य एवं उनके कार्य क्षेत्र कितनी अनुसूची में शामिल है, तो वो पहली अनुसूची होगा। उसके बाद हम लोग दूसरी अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी अनुसूची में देखते हैं कि इसमें प्रलब्धियों एवं भत्ते के बारे में बात की गई, और जो है विशेष अधिकार क्या होगा प्रशासनिक अधिकारियों का, प्रशासनिक लोगों का, जैसे भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य विधानसभा के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन तमाम लोगों का जो है वेतन एवं भत्ता क्या होगा और उनको क्या विशेषाधिकार दिए जाएंगे। तो इसके बारे में संविधान की दूसरी अनुसूची में बात की गई है। वहीं हम लोग तीसरी अनुसूची के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो है विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ के जो है प्रतिज्ञान के प्रतिरूप की बात होती है कि कौन सा जो है उम्मीदवार क्या शपथ लेंगे। जैसे संघ के मंत्री जो शपथ लेते हैं, मैं जो है वहां आप देखते होंगे जब कोई अब मंत्री चुनाव जीतता है और उसके बाद वो जब मंत्री पद संभालने जाता है तो उससे पहले जो शपथ की प्रक्रिया होती है, तो उस शपथ पत्र में क्या क्या लिखा होगा ये तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। तो संघ के मंत्री संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी क्या शपथ में पत्र देंगे, क्या शपथ लेंगे, संसद के सदस्य क्या शपथ लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी क्या शपथ लेंगे, राज्य के विधानमंडल के लिए सदस्य क्या शपथ लेंगे और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या शपथ लेंगे। तो तीसरी अनुसूची में हम लोग देखते हैं। पहली अनुसूची में हम लोग राज्य एवं जो है उनका कार्य क्षेत्र देखते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते और उनका विशेषाधिकार क्या होगा, इसके बारे में बात की गई है। वहीं तीसरी अनुसूची में हम लोग देखते हैं कि उनका जो है उम्मीदवारों के शपथ का प्रतिज्ञापन का क्या स्वरूप होगा। आगे हम लोग देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी में अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा की सीटों की बात की गई। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कितने राज्यसभा की सीटें होंगी, इसके बारे में बात कहाँ की गई है। राज्यसभा के सीटों के आवंटन की बात जो है चौथी अनुसूची में की गई है। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के सीटों के आवंटन की बात कहाँ की गई है, तो हम लोग देखते हैं कि इसकी बात की गई है चौथी अनुसूची में। आगे हम लोग पांचवी अनुसूची देखते हैं। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। मैंने पहले ही कहा कि भारत के जो है संपूर्ण भारत में
अनेक प्रकार की जनजातियां हैं, उनका जो है अपना एक अलग संस्कृति है और वो एक मतलब खत्म हो रही संस्कृति में रह रहे हैं, जो अभी बहुत ही दुर्लभ है। तो उसको भी बचाए रखना भारत के सरकार की जिम्मेदारी है। तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है, अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में क्या क्या उपबंध होगा, उनको क्या क्या सुविधाएं होगी, इसकी बात 5वीं अनुसूची में की गई है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है। कौन कौन सा? तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिमी, इसे याद रख लीजिएगा ट्रिक के रूप में। तो इन 6ठी अनुसूची में इन 4 राज्यों को, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन किस तरह होगा, इसके बारे में बात कही गई है। वहीं मैंने पहले ही बात किया कि 7वीं अनुसूची में जो है बात किया गया है कि कौन कौन से चीजों पे किनको किनको कानून बनाने का अधिकार होगा, कौन सा विषय किसके तहत आएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि विषयों को 3 भाग में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में मूल विषय 97 थे और वर्तमान में 98 एक विषय वर्ग हैं। तो संघ सूची में टोटल विषय अभी कितने हैं? तो 98 विषयों पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास अभी उपलब्ध है। तो कई बार पूछ देगा कि जिस समय कानून बना उस समय केंद्र के पास कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था? तो 97 विषयों पर, लेकिन आज अभी वर्तमान में 98 विषयों पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास है। वहीं राज्य सूची में देखते हैं तो 66 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार पहले था, जो कि अब कम होकर 59 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हो गया। तो इसे भी याद रखेंगे कि भारत में वर्तमान में कानून बनाने का अधिकार जो है 98 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है और 59 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है और 52 विषयों पे कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों आपसी सहमति से कानून बनाएंगे। ये समवर्ती सूची का विषय है। तो कुल मिला के हम लोग देखते हैं कि केंद्र की सूची में, केंद्रीय सूची में जो है वर्तमान में 98, राज्य सूची में वर्तमान में 59 और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। तो इसे भी हम लोग ध्यान से देख लेंगे। आगे हम लोग 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है कि भारत में कौन कौन सी भाषाएं होंगी। 8वीं अनुसूची में कौन कौन सा भाषा शामिल होगा। जिस समय संविधान बना उस समय भारत के संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं शामिल थी और वो भाषा आज बढ़ के 22 भाषाएं हो गई हैं। आप लोग देखेंगे कि अभी भी कई राज्यों के द्वारा अपने भाषाओं को शामिल करने के लिए लगातार प्रयत्न किया जा रहा है। आप लोग अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो ध्यान देंगे कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से मैथिली भाषा को जो है संविधान संशोधन में शामिल कर लिया गया। 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। 1992 में 71वां संविधान सभा के द्वारा 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। वहीं 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को शामिल किया गया। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं शामिल थी। तो मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हो गई हैं। 22 भाषाओं में आप देखते हैं कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से सिंधी भाषा शामिल होता है। 1992वां संविधान संशोधन जो है 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा शामिल होता है और 2008 में 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा शामिल होता है
संविधान की 8वीं अनुसूची में। वहीं संविधान के 9वीं अनुसूची को अगर हम देखें तो संविधान के 9वीं अनुसूची भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित सांसद के अधिनियम और विनियम मूलतः 13 परंतु वर्तमान में 282। इस अनुसूची को पहला संशोधन 1991 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित कानून से बचने के लिए इसमें जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची को हम लोग देख लिए। इसे 2007 में जो है 2007 में 24 अप्रैल 1943 के बाद डाले गए कानूनों का न्यायिक समीक्षा इसके तहत हो सकता है। तो न्यायिक समीक्षा भी इसमें जो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी चीज डाला गया उसका जो है न्यायिक समीक्षा अगर वो जो है 24 अप्रैल 1943 के बाद इसमें डाला गया है तो उसका न्यायिक समीक्षा भी होगा। 10वीं अनुसूची में हम लोग दल बदल कानून को देखते हैं। तो दल बदल कानून को भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि दल बदल 52वीं संविधान संशोधन 1985 में आया। दल बदल कानून क्या है, दल बदल कानून के तहत क्या क्या परेशानियां आती है और ये इस दल बदल कानून के आ जाने से सरकार को जो है स्थिर रहने में किस तरह से मदद मिलता है, तो इसे भी हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। वहीं 11वीं अनुसूची में जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसमें 29 विषय हैं। पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां, पंचायती राज के बारे में। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गया है। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 18 विषय हैं। तो कई बार पूछ देगा कि 11वें अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो 11वें अनुसूची में जो है कुल 29 विषय हैं। ग्राम पंचायत की शक्तियों के बारे में ये बात करता है। लेकिन 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका के बारे में बात करता है उसमें कितने विषय शामिल हैं, तो 18 विषय शामिल है। जैसा कि हम लोग दोस्तों देखें कि संविधान में कुल 25 भाग हैं, तो 25 भागों के हम लोग अगर ध्यान से देखें तो पहला भाग संघ और राज्य क्षेत्र, जिसकी कक्षा कल होगी। कल संघ और राज्य क्षेत्र लगभग खत्म, कल तो प्रस्तावना होगा और उसके बाद संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 से शुरू हो जाएगा। भाग 1, उसके बाद भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में आपको जो है मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4.1 में मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में संघ की सरकार है। संघ की सरकार में आप लोग देख सकते हैं संसद है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, संघ की न्यायपालिका है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। तो ये भी हम लोग भाग 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे। भाग 6 के अंतर्गत राज्य सरकारें हैं। तो जैसे जैसे संघ की सरकार चलेगी तो साथ ही साथ हम लोग राज्य की सरकार भी देखेंगे और उसके अनुच्छेदों को भी देख लेंगे। उसके बाद 7वीं अनुसूची हम लोग देखते हैं जिसे संविधान से हटा दिया गया है, तो वो खंड ख में देखते हैं। उसके बाद संघ एवं राज्य क्षेत्र देखते हैं। भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9 के क में नगर पालिकाएं हैं। भाग 9 के ख में सरकारी समिति है। 10 में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है। 11 में संघ एवं राज्यों के बीच का संबंध है, विधायी संबंध कैसा है और प्रशासनिक संबंध कैसा है, इसे भी हम लोग देखेंगे। वित्त, संपत्ति और संविदा और लोन के बारे में जो है भाग 12 में है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं उसका समागम है। संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन की सेवाएं हैं। उसके बाद 15वां में निर्वाचन है। फिर हम लोग देखते हैं 16वां में कुछ वर्गों के लिए जो है संबंधित विशेष प्रावधान है। 17 में देखते हैं राजभाषा है, संघीय भाषा क्या है, प्रादेशिक भाषा क्या है, इसे हम लोग देखेंगे। उसके बाद 18 में जो है आपात का उपबंध है। उसके बाद प्रकीर्णन है। उसके बाद संविधान का संशोधन है जिसे हम लोग देखेंगे। तो इसके माध्यम से हम लोग पूरा भाग को बारी बारी से भाग 1 भाग 2 करके देखेंगे। ऐसे सीधे सीधे याद करने से दोस्तों ये याद नहीं होगा और बहुत टफ भी हो जाएगा।
हम भाग 5 तक पढ़ा देंगे। भाग 5 तक आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इसके अलावा कुछ ऐसे भाग हैं जिसे आपको याद करना होगा, जो कई बार पूछे जाते हैं, जैसे पंचायत से रिलेटेड भाग कौन सा है, आपात उपबंध से रिलेटेड भाग कौन सा है, राजभाषा से रिलेटेड भाग कौन सा है, निर्वाचन से रिलेटेड कौन सा है। तो इसे भी आप लोग अगर चाहें तो वीडियो को रोक के लिख लें, ये आपके लिए याद करने में सुविधाजनक होगा। मैंने पहले ही कहा था कि ये आज 2-3 दिन का क्लास लगभग फैक्ट्स से जुड़ा होगा, तो इसे आपको लिख के खुद से याद करना ही होगा। आगे हम लोग एक छोटा सा अंतिम टॉपिक देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को खत्म कर देंगे। तो कई बार कई जो है संवैधानिक संस्थाएं, संस्था के बारे में आप लोग अगर समझ जाएं तो भारत में कोई भी संस्था होता है वो इन 3 संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। पहला एक होता है संवैधानिक संस्था। ऐसी संस्थाएं जिसका चर्चा संविधान में आर्टिकल के माध्यम से सीधे सीधे कर दिया गया, जैसे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन कराने के लिए भारत में चुनाव करवाने के लिए एक संस्था होगी जो कि निर्वाचन आयोग के नाम से होगी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत में भारत में जो है संस्थाएं 3 प्रकार की होती है। एक संवैधानिक संस्था, दूसरा गैर संवैधानिक संस्था। तो दूसरा गैर संवैधानिक संस्था ऐसी होती है जो अन्य ग्रुप समूह के द्वारा संविधान के संस्था बनाई जाती है, लेकिन उनका संविधान के किताब से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वो संवैधानिक रूप से कार्य करती है, संविधान के बनाए हुए नियमों का पालन करती है। साथ ही साथ तीसरी संस्था हम लोग देखते हैं जो गैर असंवैधानिक संस्था होती है। गैर संवैधानिक संस्था संविधान का विरोध नहीं करती है, लेकिन असंवैधानिक संस्था जो होती है वो संविधान का विरोध करती है। तो इसी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि लगभग जो कई बार पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग आर्टिकल कितने में शामिल है, तो निर्वाचन आयोग को देखते हैं आर्टिकल 324 में। लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग 315 से 323 तक शामिल है। वित्त आयोग 280 में शामिल है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है 338A में शामिल है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338B में शामिल है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में शामिल है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 48 में शामिल है। भारत के न्यायवादी होंगे वो आर्टिकल 76 में है। भारत के राज्य के अधिवक्ता होंगे वो जो है 165 में शामिल है। भाषाई अल्पसंख्यकों का विशेषाधिकार 350B में शामिल है। राजभाषा आयोग 334 में शामिल है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट जो है संस्थाएं हैं जो इसके आर्टिकल के बारे में पूछ दिया जाता है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए और इसको याद कर जाइए। इसके अलावा हम लोग देखते हैं गैर संवैधानिक निकाय भी है, जैसे भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय हित अधिकरण आयोग, राष्ट्रीय सशस्त्र बल अधिकरण, राष्ट्रीय विशेष पहचान अधिकरण, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये सब आयोग जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नीति आयोग, विशेष विकास परिषद आयोग, राष्ट्रीय जांच ब्यूरो, तो ये सब जो है गैर संवैधानिक आयोग हैं। और गैर संवैधानिक में जो है संवैधानिक और कार्यकारी आयोग, इसे भी 2 भाग में आप लोग बांट के देख सकते हैं। इसे लिख लेंगे, ये आपके एग्जाम में फैक्ट के तौर पे कभी कभार पूछा जा सकता है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको लेके अगर आप ट्रिक में फंसिएगा तो फिर फंसे रह जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग जो है प्रस्तावना को पढ़ेंगे, प्रस्तावना को लेके आएंगे। तो आप लोगों को अगर ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, या फिर इसी वीडियो को जिसे मैं अभी चला रहा हूँ स्क्रीन पे, इसे आप अपने अनुसार अपने लिखने के अनुसार रोक कर अपना नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप तमाम लोगों का इतना देर तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटी को से लेके मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
तमाम किताबों को देखकर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम स्क्रीन पे आपके सामने वो तमाम क्वेश्चन आ जा रहा है। मैं जल्द ही क्वेश्चन को लेके प्रयास कर रहा हूं, चूंकि अभी नया हूं तो क्वेश्चन को किस तरह से कराया जाए इसको लेके थोड़ी सी परेशानियां हैं। जल्द ही उसे दूर करने के बाद मैं उसे भी लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।